अक्सर जब भी हम घुमंतू या खानाबदोश लोगों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना। ऐसे लोग जो बस इधर से उधर भटक रहे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं। पर क्या ये सच है? क्या ये तस्वीर पूरी है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे और पशुचारण की वो आकर्षक और अनकही कहानी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे उस आम धारणा से कि ये लोग बस भटकते हैं। फिर देखेंगे कि इस घूमने फिरने के पीछे की असली रणनीति क्या थी। जानेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत इन्हें किस नज़र से देखती थी, और ये भी कि असल में ये तरीका पर्यावरण के लिए कितना अच्छा था। और आखिर में हम प्रगति या डेवलपमेंट के आइडिया पर ही सवाल उठाएंगे। किसी भी चीज़ को सही से समझने के लिए पहले उसके बारे में जो गलतफहमियां फैली हुई हैं उन्हें साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पशुपालकों से जुड़ी उस सबसे आम इमेज को देखते हैं जो शायद पूरी तरह से सही नहीं है। तो यह है हमारा सबसे बड़ा सवाल। ये जो घुमंतू लोग थे, क्या वे सच में बस यूं ही भटक रहे थे बिना किसी मकसद के, या फिर उनके इस जीने के तरीके के पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति थी? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पशुपालकों की। ये वो लोग हैं, वो समुदाय हैं जिनकी पूरी जिंदगी उनके जानवरों के आसपास ही घूमती है। मतलब एक जगह टिक कर घर बसाने के बजाय वो मौसम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इन्हीं को हम घुमंतू या नोमैडिक लोग भी कहते हैं। चलिए अब उस धारणा को तोड़ते हैं कि ये सिर्फ एक भटकाव था। अब हम ये समझेंगे कि इस लगातार मूवमेंट के पीछे, इस घूमने फिरने के पीछे एक बहुत ही साफ और इंटेलिजेंट वजह थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते थे? क्या वजह थी कि वो हमेशा सफर में ही रहते थे? आइए इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। तो उनके इस लगातार सफर के पीछे एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। देखिए, पहली बात, किसी एक जगह पर चारागाह या घास हमेशा तो नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। दूसरी बात, वो मौसम और बारिश के साथ साथ चलते थे ताकि उनके जानवरों को पानी मिलता रहे। तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, एक ही जगह पर ज्यादा रुकने से जमीन खराब हो सकती है, जिसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं। तो इससे बचने के लिए वो आगे बढ़ जाते थे। और चौथी बात, लगातार जगह बदलने से उनके जानवरों को हमेशा ताज़ी हरी घास खाने को मिलती थी। तो ये कोई भटकाव नहीं था, बल्कि सर्वाइवल का एक जीनियस तरीका था। अब कहानी में आता है एक बहुत दिलचस्प मोड़। एक ऐसा जीने का तरीका जो अपने आप में इतना कामयाब था, उसे अचानक एक प्रॉब्लम की तरह क्यों देखा जाने लगा? इसका जवाब हमें मिलता है औपनिवेशिक शासकों की सोच में। यहाँ असली मुद्दा पशुपालकों के सिस्टम में नहीं था, बल्कि उसे देखने के नजरिए में था। जब ब्रिटिश प्रशासक भारत आए तो वो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया साथ लाए, और ये नजरिया पशुपालकों की दुनिया से सीधे सीधे टकरा गया। और ये स्लाइड इस टकराव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनके लिए ये घुमंतू जीवन जंगली और पिछड़ा था। उनकी किताबों में तरक्की का मतलब था एक जगह टिककर खेती करना। जो लोग घूमते रहते थे उनसे टैक्स कैसे वसूला जाए, उन पर कंट्रोल कैसे रखा जाए, तो उन्होंने इसे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बना दिया। और दूसरी तरफ थी असलियत ये कि इनका घूमना फिरना ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो माहौल के साथ, पर्यावरण के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल में थी। ये एक लाइन इस पूरी गलतफहमी का निचोड़ है। ब्रिटिश अधिकारी ये देख ही नहीं पाए कि जिस चीज को वो एक कमजोरी समझ रहे थे, वो असल में इन समुदायों के सर्वाइवल की सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। तो अब धारणाओं से हटकर जरा असलियत पर फोकस करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि पशुचारण का ये तरीका सिर्फ असरदार ही नहीं था, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा था। जरा देखिए ये सिस्टम कितनी समझदारी से काम करता था। जब पशुपालक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो पुरानी जमीन को आराम करने का और घास को फिर से उगने का पूरा समय मिल जाता था। ये सिस्टम मौसम के उतार चढ़ाव के साथ बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाता था। आर्थिक तौर पर भी ये बहुत फायदेमंद था, और सबसे बड़ी बात, ये कुदरत का बैलेंस बनाए रखता था। कह सकते हैं कि ये आज की सस्टेनेबल लिविंग का एक क्लासिक उदाहरण था। तो यहाँ से 3 बातें हमें गांठ बांध लेनी है। ये सिस्टम क्लाइमेट अडेप्टिव था, मतलब जलवायु के हिसाब से खुद को बदल लेता था। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली था, यानी पर्यावरण का दोस्त था। और ये इकोनॉमिकली एफिशिएंट था, यानी आर्थिक रूप से भी बहुत कारगर था।
जब हम घुमंतू चरवाहे सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद दिशाहीन भटकने वालों की एक तस्वीर, है ना? लेकिन क्या हो अगर उनका ये घूमना फिरना कोई रैंडम वॉन्डरिंग नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइंस हो? तो इस साइंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, अंग्रेजों के आने से पहले के भारत में। ये एक ऐसी दुनिया थी जो नक्शों और सरहदों से नहीं, बल्कि मौसम के मिजाज और कुदरत की लय से चलती थी। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ही जैसे एक कांस्टेंट मोशन में था। उत्तर में हिमालय के गुज्जर बकरावाल हों या पश्चिम में राजस्थान के रायका, ये सब अलग अलग चरवाहा समुदाय सदियों पुराने रास्तों पर चलते थे। ये रास्ते महज रास्ते नहीं थे, ये जमीन के साथ उनके गहरे रिश्ते का जीता जागता सबूत थे। लेकिन इस लगातार चलने फिरने के पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक था। मतलब ये कोई मनमर्जी से भटकना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी साइंटिफिक सिस्टम थी जो न सिर्फ चरवाहों और उनके झुंडों के लिए, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद थी। इसी को हम कहते हैं मौसमी प्रवासन। और ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। चरवाहों को बिल्कुल ठीक ठीक पता होता था कि कब और कहां जाना है, ताकि उनके जानवरों को सबसे अच्छा चारा मिले और सबसे जरूरी, जमीन को फिर से पनपने का, हील होने का पूरा पूरा वक्त मिल सके। एक तरह से प्रकृति के साथ एक डांस था, एक तालमेल था। और इसका नतीजा अरे कमाल का था। झुंड एक चरागाह में चरते, अपनी खाद से जमीन को और उपजाऊ बनाते और फिर बिल्कुल सही समय पर आगे बढ़ जाते। इससे होता यह था कि चरागाहों को फिर से लहलहाने का मौका मिल जाता। कभी ओवरग्रेजिंग होती ही नहीं थी और मिट्टी की सेहत वो हमेशा बनी रहती थी। मतलब एक परफेक्ट साइकिल ऑफ रिन्यूअल था। और ये जो तालमेल था ना, ये सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं था। चलिए महाराष्ट्र के धनगर चरवाहों का उदाहरण देखते हैं। फसल कटने के बाद वो किसानों के खेतों में पहुंचते। उनकी भेड़ बची हुई खूंटी चर लेती और बदले में खेतों को मिलती थी बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइजर, मतलब खाद। और इसके बाद किसान चरवाहों को अनाज दे देते थे। कितना खूबसूरत लेन देन था ये, जहां इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए चल रहे थे। लेकिन सदियों से चली आ रही ये जो बैलेंस्ड दुनिया थी ना, ये हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्रिटिश साम्राज्य का आना अपने साथ नए नियम और नई बाणें लेकर आया और इसने इस पुरानी व्यवस्था को सचमुच जड़ से हिलाकर रख दिया। तो औपनिवेशिक प्रशासन ने नए फॉरेस्ट एक्ट्स लागू किए और कागज पर उनका मकसद बहुत नेक लग रहा था। क्या कहा उन्होंने कि भविष्य के लिए इन कीमती जंगलों का संरक्षण करना जरूरी है। लेकिन इस कंजर्वेशन की कहानी के पीछे एक और ही मकसद छिपा हुआ था। असली खेल था संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी विशाल रेलवे लाइनों और बड़े बड़े जहाज़ों के लिए लकड़ी की जबरदस्त जरूरत थी और भारत के जंगल उस जरूरत को पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया थे। और इसी के लिए उन्होंने सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स घोषित कर दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इन बेशकीमती चरागाहों में चरवाहों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी गई। सोचिए, रातों रात वो अपनी ही जमीन पर एक तरह से अजनबी बना दिए गए। लेकिन अंग्रेज सिर्फ जमीन पर बाड़ नहीं लगा रहे थे, वो लोगों की जिंदगी पर भी लगाम कस रहे थे। जो नए कानून आए वो सिर्फ जमीन के नहीं थे, वो चरवाहों को फाइनेंशियली और सोशली दोनों तरह से कंट्रोल करने के हथियार थे। उन्होंने शुरू किया चराई कर, ग्रेजिंग टैक्स। अब हर एक जानवर के लिए टैक्स देना पड़ता था जो उन चरागाहों में चरता था जिन पर इन चरवाहों का सदियों से हक था। जो कल तक उनका अधिकार था, आज उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। और ये टैक्स सिस्टम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में सर्वेलेंस का एक तरीका था। पास सिस्टम और ठेकेदारों के जरिए सरकार अब इन आज़ाद घूमने वाले समुदायों की हर एक हरकत पर नजर रख सकती थी, उनकी आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर सकती थी। और फिर आया साल 1871। ये वो साल था जब ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जो सिर्फ उनकी आज़ादी पर नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनके सम्मान पर सीधा हमला था। ये था आपराधिक जनजाति अधिनियम या द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस कानून ने पूरे के पूरे घुमंतू समुदायों पर जन्म से अपराधी होने का ठप्पा लगा दिया। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मोबाइल लाइफस्टाइल अंग्रेजों के फिक्स्ड कंट्रोलेबल मॉडल में फिट नहीं बैठती थी।
मतलब जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, उन्हें उन्होंने क्रिमिनल ही घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक कलंक था। पूरे के पूरे समुदायों को शक की नज़र से देखा जाने लगा, उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया गया। इसने एक ऐसी गहरी ह्यूमिलिएशन की भावना पैदा की जिसके निशान शायद आज भी महसूस किए जा सकते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही आयरॉनिक मोड़ लेती है। इन सभी कानूनों का जमीन पर, जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ? नतीजा न सिर्फ विनाशकारी था, बल्कि इसमें गहरा तंज भी छिपा था। चलिए पहले की स्थिति को फिर से याद करते हैं, जैसा ये टेबल भी दिखा रहा है। विशाल खुले चरागाह थे, चराई का पैटर्न बिल्कुल बैलेंस था, जमीन को आराम करने का पूरा समय मिलता था। नतीजा उपजाऊ मिट्टी और सेहतमंद झुंड, सब कुछ संतुलन में था। और अब इस तस्वीर को देखिए। नए नियमों के बाद चरवाहों को जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों तक सीमित कर दिया गया। नतीजा क्या हुआ? लगातार इंटेंसिव ग्रेजिंग, हद से ज्यादा चराई। जमीन को आराम करने का कोई मौका ही नहीं मिला, जिससे मिट्टी का कटाव हुआ, घास की क्वालिटी खराब हो गई। जो सिस्टम सस्टेनेबल था वो अब डिस्ट्रक्टिव बन गया था। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इस एनवायरमेंटल डैमेज के लिए चरवाहों को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि ये उन्हीं की नीतियां थीं, उन्हीं की बनाई हुई बाड़ें थीं जिन्होंने इस तबाही को जन्म दिया था। मतलब उन्होंने खुद समस्या पैदा की और इल्जाम पीठों पर ही डाल दिया। चरवाहों की जिंदगी नाटकीय रूप से बदल गई। देखिए, ये लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं नए और सख्त नियमों के बोझ तले दब कर रह गईं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम एक डोमिनो इफेक्ट को देखेंगे। कैसे एक नीति ने दूसरी को गिराया और इस पूरे चेन रिएक्शन ने चरवाहों की दुनिया को कैसे बिखेर दिया। सबसे पहले देखेंगे कि उनकी दुनिया कैसे बदली, फिर जानेंगे जमीन के नए नियम क्या थे, इन नए कानूनों ने उनकी जिंदगी कैसे मुश्किल की, फिर कैसे पूरी व्यवस्था ही टूट गई, और आखिर में उनके पास सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने का रास्ता बचा। तो चलिए, कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के बीच में। यही वो वक्त था जब नई औपनिवेशिक नीतियां एक सोची समझी चाल के तहत धीरे धीरे इन चरवाहों की जिंदगी और उनके माहौल को बदलना शुरू कर चुकी थी। और इस डोमिनो इफेक्ट का जो पहला पत्थर गिरा वो थी जमीन से जुड़ी नीतियां। इन नीतियों ने सिर्फ नक्शे नहीं बदले, बल्कि चरवाहों के लिए जमीन का मतलब ही बदल कर रख दिया। अब देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। अंग्रेजों के लिए जिस जमीन पर खेती नहीं होती वो वेस्टलैंड थी, बेकार जमीन जिसे कोई रेवेन्यू नहीं आता। लेकिन उन्हीं चरवाहों के लिए वही जमीन बेकार नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी थी, एक साझा चरागाह जो उनके मवेशियों और उनके परिवार का पेट पालती थी। तो इसी बेकार जमीन वाली सोच से निकले वेस्टलैंड रूल्स। इन नियमों का मकसद साफ था, साझा चरागाहों को छीनकर ऐसे लोगों को दे दो जो कपास, जूट और गेहूं जैसी नकदी फसलें उगा सकें। नतीजा साफ था, चरवाहों के लिए चरागाह सिकुड़ते गए और वो अपनी ही जमीन से बेदखल होते चले गए। जमीन के बाद अब बारी आई जंगलों की। 1865 से 1927 तक एक के बाद एक ऐसे वन अधिनियम आए जिन्होंने उन जंगलों पर ही ताले लगा दिए जो सदियों से इन समुदायों के जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। जंगलों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक आरक्षित वन, जहां आना जाना, चराई करना सब कुछ बिल्कुल बंद, और दूसरे संरक्षित वन, जहां कुछ शर्तों के साथ थोड़ी बहुत इजाजत थी। मतलब साफ था, उनकी अपनी जमीन उनके लिए ही नो एंट्री जोन बन गई थी। अब सब कुछ कागजों में उलझ गया था। जंगल में जाना है तो परमिट लो, आने जाने की तारीख तय करो, और अगर देर हो गई तो जुर्माना भरो। इस पूरी कागजी कार्रवाई ने उनके घूमने फिरने वाले जीवन को ही एक तरह से गैर कानूनी बना दिया। तो जमीन गए, जंगल गए, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब औपनिवेशिक सरकार ने सीधे इन समुदायों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उन पर सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह का दबाव बनाया। और फिर आया 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम, शायद सबसे अपमानजनक कानून। इसने पूरे के पूरे घुमंतू समुदायों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया। जरा सोचिए, अब उन्हें एक जगह बसने और हमेशा पुलिस की निगरानी में रहने पर मजबूर किया गया। उनकी आज़ादी, उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया गया। इसके ऊपर से एक और बोझ डाला गया, चराई कर
यानी आपके पास जितने भी जानवर हैं हर एक पर टैक्स दो, और इस टैक्स को वसूलने का काम निजी ठेकेदारों को दे दिया गया, जिन्होंने सिस्टम का अपने मुनाफे के लिए खूब फायदा उठाया। और इससे शुरू हुआ एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। देखिए, टैक्स लगा तो आमदनी कम हुई, टैक्स चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ा, और वो कर्ज उन्हें गरीबी में और गहरे डुबोता चला गया। तो अब शायद आप समझ रहे होंगे, ये सब अलग अलग नीतियां नहीं थीं, ये एक चेन रिएक्शन था, एक विनाशकारी चेन रिएक्शन जिसने उनके पूरे इकोसिस्टम की बुनियाद हिला दी। सबसे पहला असर जमीन पर। सोचिए, इतने सारे जानवर और चरने के लिए जगह बस थोड़ी सी। नतीजा, ओवरग्रेजिंग। जमीन ने एक तरह से जवाब दे दिया, वो बंजर होने लगी। और जब जमीन ही कमजोर हो गई तो उस पर उगने वाली घास की क्वालिटी भी गिर गई, और खराब चारा मतलब कमजोर जानवर, बिल्कुल सीधा हिसाब। और एक चीज और हुई, क्योंकि अब वो एक जगह से दूसरी जगह घूम फिर नहीं सकते थे, तो जमीन को कभी आराम ही नहीं मिला, उसे कुदरती तौर पर ठीक होने का, फिर से सांस लेने का मौका ही नहीं मिला, जिससे पर्यावरण का संतुलन और बिगड़ गया। तो यहां आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। चरागाह कम हुए तो ओवरग्रेजिंग हुई, आना जाना रुका तो जमीन खराब हो गई, ऊपर से टैक्स का बोझ। इन सब ने मिलकर पूरे सिस्टम को इतना खोखला कर दिया कि सूखे जैसी एक छोटी सी आफत भी उनके लिए तबाही बन गई। तो ऐसे में जब सब कुछ बिखर रहा था, इन लोगों ने क्या किया? क्या हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ी, और यही है हमारी कहानी का आखिरी और शायद सबसे जरूरी डोमिनो। जिंदा रहने की इस कोशिश में उन्हें बहुत कुछ बदलना पड़ा, बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े। किसी ने अपने झुंड छोटे कर लिए तो किसी ने अपने सदियों पुराने रास्ते ही बदल दिए, नए रास्ते खोजे, और कई लोगों ने तो पशुपालन के साथ साथ खेती और मजदूरी भी शुरू कर दी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है राइका समुदाय। 1947 के बाद जब उनका सिंध जाने का पारंपरिक रास्ता बंद हो गया, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। वो हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहां फसल कटने के बाद जो बचा खुचा रह जाता था उस पर अपने जानवरों को चराते थे। एक तरह से हालात के हिसाब से खुद को ढाल लिया। तो आखिर में हुआ क्या? इन चरवाहों का भविष्य अलग अलग दिशाओं में चला गया। कुछ किसान बन गए तो बहुत से गरीब मजदूर। बहुत कम ही लोग थे जो जैसे तैसे छोटे झुंडों के साथ अपने पुराने काम को जारी रख पाए। एक पूरा जीवन जीने का तरीका धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सरहदें नहीं, कोई दीवारें नहीं, और फिर अचानक कोई आकर आपके घर, आपके आंगन के बीचों बीच एक लकीर खींच दे। कुछ ऐसा ही हुआ दुनिया भर के घुमंतू समुदायों के साथ, जब नक्शों पर नई सरहदें खींची गईं। इस पूरे बदलाव को अगर ठीक से समझना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, पूर्वी अफ्रीका के मसाई लोगों की दुनिया में, और देखना होगा कि उपनिवेशवाद से पहले उनका जीवन आखिर था कैसा। देखिए, मसाई समुदाय के लिए पशुचारण या पास्टोरलिज्म सिर्फ जानवर पालना नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनकी संस्कृति की जड़ थी। ये सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका था। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि किसी के पास कितने मवेशी हैं ये उसकी हैसियत तय करता है। जहां कोई सरहदें नहीं, कोई रोक टोक नहीं, पूरा समुदाय एक बड़े परिवार की तरह था, जहां सारे फैसले बुजुर्ग और योद्धा मिलकर लिया करते थे। ऐसा था उपनिवेश पूर्व मसाई समाज। सब कुछ अपनी गति से चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने इस चलती फिरती आजाद दुनिया पर हमेशा के लिए एक ब्रेक लगा दिया। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया। साल था 1885। यूरोप में बैठे कुछ लोगों ने अफ्रीका के नक्शे पर बस एक लकीर खींच दी। कागज पर खींची गई उस एक मामूली सी लकीर ने मसाई लोगों की जमीन, उनके समुदाय और उनकी पूरी किस्मत को दो हिस्सों में बांटकर रख दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि मसाई लोगों ने अपनी 60% जमीन खो दी। सोचिए, अपने ही घर का आधे से ज्यादा हिस्सा खो देना और बचे हुए सबसे सूखे और बंजर कोने में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाना। ठीक यही हुआ मसाई लोगों के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जमीन का छिन जाना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद और भी बुरा था। इसके बाद शुरू हुआ संकटों का एक ऐसा सिलसिला जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। औपनिवेशिक सरकारों ने
एक के बाद एक ऐसे नियम बनाए, पाबंदियों का एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें मसाई चरवाहे धीरे धीरे फंसते चले गए। उनकी आज़ादी पर हर तरफ से पहरे बिठा दिए गए। देखिए, जो चारागाह सदियों से उनके मवेशियों का पेट भरते थे, उन्हें गेम रिजर्व बना दिया गया। मतलब अब वहां जंगली जानवर तो आज़ादी से घूम सकते थे, पर मसाई लोग और उनके मवेशी नहीं। अचानक से जानवरों की जिंदगी इंसानों से ज्यादा कीमती हो गई। कहीं भी आने जाने के लिए परमिट सिस्टम लगा दिया गया और समाज के मुखिया अब वो नहीं रहे जो हमेशा से थे, बल्कि वो बन गए जिन्हें सरकार ने चुना था। और जब 1930 के दशक में एक भयंकर सूखा पड़ा तो ये सारी पाबंदियां जानलेवा साबित हुईं। पहले जब सूखा पड़ता था तो मसाई लोग अपने मवेशियों को लेकर किसी हरे भरे इलाके में चले जाते थे, लेकिन अब वो अपनी ही जमीन में कैद थे। नतीजा ये हुआ कि भूख और प्यास से उनके आधे से ज्यादा मवेशी मारे गए। उनकी पूरी दौलत उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। इन संकटों ने सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था को नहीं तोड़ा, बल्कि उनके समाज को अंदर से खोखला कर दिया। जो समुदाय पहले बराबरी पर चलता था, अब वहां अमीर और गरीब के बीच एक बहुत गहरी खाई बन चुकी थी। जो लोग सरकार के करीबी थे वो तो बच गए, लेकिन एक बड़ी आबादी गरीबी में धकेल दी गई। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ अफ्रीका की नहीं थी। हजारों मील दूर भारत में भी कुछ समुदायों के साथ ठीक ऐसा ही हो रहा था। यहाँ के चरवाहा समुदायों की किस्मत भी औपनिवेशिक शासन के हाथों लिखी जा रही थी। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जगह अलग, लोग अलग, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा था। अफ्रीका में जमीन छीनकर गेम रिजर्व्स बनाए गए तो भारत में फॉरेस्ट एक्ट्स यानी वन अधिनियम लाकर जंगलों पर चरवाहों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। अफ्रीका में आवाजाही के लिए परमिट सिस्टम था तो भारत में चराई टैक्स यानी ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया गया। हद तो तब हो गई जब भारत में कुछ चरवाहा समुदायों को आपराधिक जनजाति तक घोषित कर दिया गया। तरीके भले ही अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था, नियंत्रण। और नतीजा, चाहे अफ्रीका हो या भारत, नतीजा दोनों ही महाद्वीपों पर एक जैसा ही निकला, बर्बादी। चरवाहों की आवाजाही सिमट गई, उनकी अर्थव्यवस्था ढह गई और समाज में ऐसी गहरी असमानता पैदा हो गई जो पहले कभी नहीं थी। तो इतना सब कुछ जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या औपनिवेशिक सरकारें जो कहती थीं वो सही था? क्या चरवाहे वाकई में पिछड़े हुए थे जैसा कि दावा किया गया था, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज के इतिहासकार और पर्यावरणविद बिल्कुल अलग बात कहते हैं। उनका मानना है कि चरवाहों का तरीका पिछड़ा हुआ नहीं, बल्कि बेहद समझदारी भरा और टिकाऊ था। वो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीना जानते थे। आज हम समझते हैं कि उनका तरीका न सिर्फ टिकाऊ था, बल्कि कुदरत के लिए भी अच्छा था। और एनसीईआरटी की किताब का ये एक वाक्य इस पूरी सच्चाई को बहुत ताकत से हमारे सामने रखता है। चरवाहे जंगलों के विनाशक नहीं थे, वे औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। मसाई और भारत के चरवाहों की ये कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास की ये गलती दोबारा न दोहराई जाए। आखिर विकास और परंपरा के बीच, आधुनिकता और स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।